सर हम जानना चाहेंगे कि आपने सिविल सर्विसेज कब स्टार्ट किया था अपनी प्रिपरेशन करना या फिर आपने कब ज्वाइन किया था? सपने जैसे कि आप जानते हैं कि कंटेक्चुअल संदर्भ के होते हैं। तो हम बहुत छोटे से गांव से आते थे और बहुत छोटे से गांव में हमारा सबसे बड़ा सपना होता था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कभी देखने को नहीं मिलता था और हमारी बस का कंडक्टर गांव की का वो रोज 2 बार डिस्ट्रिक्ट जाता था। तो मेरा पहला सपना एक बस का कंडक्टर बनने का था। ये तो काफ़ी फनी स्टोरी आपने बताई कि आप कंडक्टर बनना चाह रहे थे और आज आप ज्वाइंट सेक्रेटरी है। अराउंड हम देखें तो 33% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर तरह तरह के स्ट्रेस से गुजरती है डे बाई डे। तो आपको क्या लगता है कि मेन कॉज क्या है? ठीक से चीजें नहीं समझना है। जो हमारी कुदरत है, जिस वजह से हम बने हैं, जो एल्गोरिदम नेचर ने हमको कंस्ट्रक्ट करने में यूज किया है, वो नहीं समझते हैं। और जो उस पे सोशल इम्पोजिशंस हैं, जो कल्चर के अफेक्ट हैं, वो इतनी स्पीड से चेंज हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ कि पुराने जो सिस्टम हमने डेवलप किए थे वो उसको सॉल्व करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं और नए हमने अभी ना समझे हैं, ना अभी ढंग से ईजाद किए हैं और जिन्होंने ईजाद किए हैं उन्होंने ठीक से शेयर नहीं किए। ओके, जो आपकी बुक है जैसे स्ट्रेस कैन किल यू, हम इसकी बात कर रहे हैं। स्ट्रेस एग्जैक्टली क्या है, आप कैसे डिफाइन करते हो? स्ट्रेस वो चीज़ है जो हमारे काबू से बाहर है। और काबू से बाहर हमारी येलो जोन की चीज़ें भी हैं और रेड जोन की चीज़ें भी हैं। तो हमको दोनों स्ट्रेस देंगे। तो अगर हम रेड जोन की चीज़ों में अपनी एनर्जी लेके जाएं तो हमारा पूरा एनर्जी एक ऐसी चीज़ पे जाएगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसमें हमारा टाइम, रिसोर्स सब वेस्ट होगा, तो वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उसी को अगर हम येलो जोन में लगा दें तो हम उस येलो जोन को ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर स्ट्रेस एक इमोशन है और आपको नेगेटिव लग रहा है तो इसके पीछे कुछ ऐसा नेगेटिव है जो आपको ठीक करने की जरूरत है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन है, ये आपको जगा रहा है। जैसे सुबह का अलार्म जगाता है स्टूडेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलार्म ना हो, स्टूडेंट सोते रह जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और स्ट्रेस ना हो और जिंदगी में कुछ गड़बड़ आप नोट ही नहीं कर पाए तो गड़बड़ बड़ी होती चली जाएगी। तो आप स्ट्रेस को एक उस तरह का अलार्म के रूप में देखें। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो पॉडकास्ट या इंटरव्यू है, बाकी आपने जो ऑफिसर्स या टॉपर्स के साथ पॉडकास्ट या इंटरव्यू देखे होंगे, काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि जो इस वीडियो में टॉपिक होने वाला है वो स्ट्रेस, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। कहीं ना कहीं उनको एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और यंग लाइफ है, जो 20s की लाइफ है, तो उसमें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जैसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि मैं डे बाई डे स्टूडेंट से मिलता रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं जानने को मिलता है कि स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी स्ट्रेसेस रहते हैं जो कि उनके करियर को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। सो आज हमारे साथ काफ़ी स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं, विक्रम सिंह दहिया सर, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं रेलवे मिनिस्ट्री में। सर से आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी की जर्नी उनकी, साथ ही साथ स्ट्रेस। सर ने अभी एक बुक लिखी है, स्ट्रेस कैन स्किल यू। आपने, जी हाँ फ्रेंड्स, आपने ये स्किल मतलब स्ट्रेस कैसे स्किल कर सकता है, ये काफ़ी आपको लगा होगा कि क्या बोल गया मैं या फिर क्या चीज़ है। सो डेफिनेटली जो स्किल आपका है वो वही जो आपका स्ट्रेस है या फिर डिप्रेशन है वही आपको स्किल अप करेगा, यानी कि आपको सक्सेस दिलाएगा। सो काफ़ी अमेजिंग ये पॉडकास्ट हुआ है। सर ने काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दिए हैं, साथ ही साथ काफ़ी ऐसे प्रैक्टिसेस बताए हैं जो कि डेफिनेटली अगर आप अपने स्ट्रेस टाइम में यूज़ करते हैं या फिर नॉर्मल भी अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं चल रही हैं बट मे बी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो उनको आपको कैसे डील करना है, डेफिनेटली ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपको आपके स्ट्रेस से स्किल अप होने में। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर विक्रम सिंह दहिया सर, जो कि करंटली रेलवे मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद देवेंद्र जी। ओके, सर हम जानना चाहेंगे कि आपकी बैकग्राउंड क्या रही और आपने सिविल सर्विसेज कब स्टार्ट किया था अपनी प्रिपरेशन करना या फिर आपने कब ज्वाइन किया था? देवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना जी चाहूँगा वेलकम सर। कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें हम जैसे सीनियर अपने तजर्बे यंग लोगों के साथ शेयर कर सकें। जो संघर्ष हम लोगों ने किया है उससे जो लेसन्स हैं वो उनको यूज़ कर सकें। इससे बड़ा फॉर्चून किसी भी सीनियर का, किसी भी फादर का, किसी भी समाज के बुजुर्ग का नहीं होता है। उसके लिए मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देना ओके चाहता वेलकम हूँ। सर, इट्स माय। सपने जैसे कि आप जानते हैं कि कंटेक्चुअल संदर्भ के होते हैं। तो हम बहुत छोटे से गांव से आते थे और बहुत छोटे से गांव में हमारा सबसे बड़ा सपना होता था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कभी देखने को नहीं मिलता था और हमारी बस का कंडक्टर गांव की का वो रोज 2 बार डिस्ट्रिक्ट जाता था। तो मेरा ओके। पहला सपना एक बस का कंडक्टर बनने का था। ये तो काफ़ी फनी स्टोरी आपने बताई कि आप कंडक्टर बनना चाह रहे थे और आज आप जॉइंट सेक्रेटरी है, यानी कि आप रेलवे मिनिस्ट्री में काम करते हैं, जहाँ पर
कि करोड़ों जो पैसेंजर हैं डेली आपके अंडर में होके कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। सेवा है हाँ। और सेवा की इंडस्ट्री में हम हैं, बहुत बड़ा फॉर्च्यून और सौभाग्य है हमारा। या तो वही मैं बता रहा था कि छोटे से गांव का एक छोटा सा लड़का जिसका कंडक्टर बनना सबसे बड़ा सपना था, उनके स्कूल में एक दिन उनका डीएम आ जाता है ओके। और वो डीएम चीफ गेस्ट है और उसके मन में उसका सपना बदलता है कि वो भी किसी दिन किसी स्कूल का चीफ गेस्ट बने और कहीं सरकारी गाड़ी में घूमे। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी और वो दिमाग में ऐसा जम गया कि करते 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 गिरते पड़ते यहाँ तक आपके सामने पहुँच ही गए हैं। ओके, ग्रेट सर। सर जैसे आपने एक कंडक्टर से लेकर जॉइंट सेक्रेटरी की जो जर्नी आपने शेयर करी, जनरली जब हम अपने जो हमारा मेन गोल होता है, जैसे आपका उस टाइम पे मे बी कंडक्टर बनना मेन गोल रहा होगा, लेकिन थ्रू आउट दी सिचुएशंस काफ़ी बदलती रहती हैं, तो क्या आपने और भी कोई कैरियर ऑप्शंस परस्यू करने का ट्राई किया या फिर आपका कोई ड्रीम रहा हो उसी दौरान? हमारे टाइम पे कॉरपोरेट और प्राइवेट बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं था। राइट, और काइंड ऑफ फैंसी नहीं थे आजकल हाँ, कॉरपोरेट मजदूर, और काइंड ऑफ कह के काफ़ी एक कह सकते हैं फैंसी वर्ड माना जा रहा है इसको। मोटा मोटा तीन चार ही करियर रहते थे, या तो आप इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, या आप पत्रकार बन जाओ, या एनजीओ में चले जाओ, सिविल सर्विसेज बन जाओ। तो क्योंकि पहला इम्प्रेशन उस छोटे से बच्चे पे डीएम साहब का था, तो वो एक सपना बनता चला गया और उसी को चेज करते रहे। लेकिन उससे फिर यही लगा कि सपने बदल भी लेने चाहिए, अपवर्ड मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और उनको चेज भी शिद्दत के साथ करना चाहिए। राइट। सर एक और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी कह सकते हैं हैंडसम एंड गुड लुकिंग है, थैंक तो यू। आपने कभी उस टाइम पे ऐसे मूवी वगैरह में या फिर वो अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे होते थे 90s का, आई थिंक आपका 90s का टाइम रहा हाँ, होगा। मैं 95 एग्जाम से हैं। हाँ, तो उस टाइम तो कह सकते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री काफ़ी बूम पे थी और नए नए एक्टर्स वगैरह आ रहे थे, तो आपने सोचा नहीं कि आपको भी यहाँ पे ट्राई करना चाहिए? वो तो कभी नहीं सोचा और ना सोचने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि धरातल के आदमी थे और लगता था जो भी कुछ हो ज़िंदगी में ठोस हो। ओके। सो अभी आपसे मैं पूछूं, आप अपने आपको काफ़ी टाइम हो गया, 1995 आपने बैच के ऑफिसर बताया, तो अराउंड 30 ईयर आपको सर्विस करते हो गए, तो आप फुली सेटिस्फाई हैं अपने कैरियर आपने जो चूज़ किया था और उसको आप आज सर्व भी कर रहे हैं इतने टाइम से? मैं एब्सोल्यूट ग्रेटिट्यूड में हूँ एग्जिस्टेंस के, जिसने मुझे इतना शानदार सिक्योरिटी, शांति और कामनेस दी, जिसके तहत मैं अपने से ध्यान हटा के, मेरी सारी ज़रूरतें इस नौकरी ने पूरी की। अपने से ध्यान हटा के मैं अपने देश और अपने समाज और अपने साथियों के लिए करने का सोच सकूं, इसलिए मैं एकदम से सेटिस्फाइड हूँ। ओके। सर जैसे आपने बताया आप 1995 बैच के ऑफिसर हैं, तो आपका कौन से सर्विस में सिलेक्शन हुआ था? जैसे आप अभी रेलवे में हैं, तो मुझे लग रहा आईआरटीएस जो सर्विस है उसके नहीं, थ्रू। हमारी एक उस टाइम पे जो सर्विस थी, जो डिसकंटिन्यू हो गई हैं कुछ सर्विसेज। ओके। सिविल सर्विसेज में, सेंट्रल सर्विसेज में कुछ ऐड होती रहती हैं, कुछ डिसकंटिन्यू होती हैं। तो हमारी सेक्रेटेरिएट सर्विस थी और डिसकंटिन्यू हो गई 2004 के बाद। इस सर्विस में डायरेक्ट ऑफिसर्स नहीं आते। आपने अभी स्ट्रेस कैन स्किल यू बुक जो लिखी है सर, और जनरली आप अभी जो बुक में जो आपने, मैंने भी आपकी बुक देखा, तो वो यूथ से रिलेटेड बातों को आपने ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। और अगर मैं आपसे पूछूं आपके प्रिपरेशन टाइम का, तो उस टाइम पे जो एग्ज़ाम जोन होता था या प्रिपरेशन जोन होते थे, जैसे आजकल ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर काफ़ी पॉपुलर हैं, और वो एक इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर दिल्ली जैसे शहर में आके रहोगे तो यूपीएससी आप इजीली क्लियर कर सकते हो, तो उस टाइम पे क्या चीज़ें होती थी और वो आज भी आप रिलेट करते हो? अब बिल्कुल उल्टा है। पहले हम लोगों को इन्फॉर्मेशन का लैक था। हम्म। हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आधा मटेरियल मिलता था, आधा नहीं मिलता था। आजकल बिल्कुल रिवर्स है। ओवर मटेरियल, ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है क्या नहीं पढ़ना, कितना कम पढ़ना है, क्या बेस्ट है पढ़ना और कितना ज़्यादा छोड़ना है। हम्म। तो इस बदले हुए माहौल में इंफॉर्मेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके। तो जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी स्टार्टिंग में, वो कैसा फेस था? जब नई नई जगह होती है तो काफ़ी एक है जो हमारी इच्छा होती है ना मन में, जो चीज़ें बरसों से चल रही होती हैं वो काफ़ी महसूस कर पाते हैं सही से। देखिए, व्यक्तिगत तो चीज़ व्यक्तिगत होती है। हम्म। उसमें सबके अपने अपने वो सिविल सर्विसेज एक ऐसा गेम है जिसमें जो हो सेलेक्ट होता है वो भी दुखी होता है सबसे पहले, और जो नहीं होता वो भी दुखी होता है सबसे पहले।
जिसको सर्विस मन पसंद नहीं मिलती वो आईएएस के लिए रोता है, जो आईएएस हो जाता है उसको काडर के लिए मन में मलाल रहता है, हाँ, जो नहीं होता वो वैसे सोचता है कि इतने साल की मेहनत व्यर्थ होगी। तो वो एक फेज होता है, उसी वो फेज सिखाता भी है आपको, उसी फेज से सीखा भी है, उसी से आगे बढ़े हैं। राइट। ओके, आपकी बुक है जो है स्ट्रेस कैन स्किल यू, तो क्या आपको भी स्ट्रेस रहता है ओवर द टाइम? जॉब का हो सकता है या पर्सनल स्ट्रेस, कुछ ऐसा चीज़ें रही हैं सर? जनरली मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता नहीं है, हम्म। क्योंकि बहुत शुरू से मैं, क्योंकि छोटे से गांव से आए थे और ऑब्जर्व करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, हम्म। तो ऑब्जर्वेशन पावर मेरी ठीक है। तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया था कि स्ट्रेस जो है आपको हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि जो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो उससे भी रोक रहा है। ओके, बट इसमें आपने लिखा है कि स्किल यू। हाँ, इसीलिए, ओके। क्योंकि जनरली अभी आप जो जब तक आप स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उसका हम्म। मतलब एक नेगेटिव फोर्स की तरह आप उसकी बात कर रहे हैं। ओके मैं जब उसको स्ट्रेस को डिफाइन करूंगा तो मैं अलग तरीके से डिफाइन। सर, जैसे आपने जो बुक लिखी है, तो क्या इंस्पिरेशन थी और क्या इतना टाइम आपको सर्विस करते हो गया, तो आपको कहाँ से आइडिया आया कि ये इस टाइप की बुक्स ज़रूरी है यूथ के लिए, या फिर ये जो बुक है वो किस प्रकार से हेल्प करेगी लोगों को उनके स्ट्रेस से डील करने के लिए, एंजाइटी, डिप्रेशन? हम एक फेसबुक पेज होता था, नो मोर मिसिंग, ओके। जिसका बहुत छोटा सा आइडिया था कि आप एक फ़ोटो खींचें चौराहे पे जो भी बच्चा भीख मांग रहा है, और उस फेसबुक पेज पे पोस्ट कर दें, तो वो लॉस्ट का डाटा सबके पास था, फाउंड का डाटा किसी के पास नहीं था। ओके। तो जब लॉस्ट एंड फाउंड दोनों मैच होने शुरू हो गए तो बच्चे बहुत रिकवरी आना शुरू हो गया। तो मेरे तसव्वुर में ये था कि हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा काम है कि आप बच्चे जो घर से भाग जाते हैं वो मिल जाएं, या घर से किडनैप कर लिए जाते हैं हाँ। वो मिल जाएं, तो चाइल्ड विल कम बैक टू दी फैमिली एंड एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। लेकिन जो एक दो बच्चों का पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, उसमें ये था कि इतना रोज़ी है नहीं। जो बच्चे ने डार्क वर्ल्ड देख लिया है, हम्म। वो उसके दिमाग पे ऐसा असर डालता है कि वापस आके भी वो कभी नॉर्मल नहीं होता। तो वहाँ से फिर एक मेंटल हेल्थ की अहमियत समझ में आनी शुरू हुई। फिर मुझे लगा कि वो इंसिडेंट तो बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज मांगता है, जिसमें इस तरह के केसेस होते हैं। हम जनरली भी अगर अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके किसी को थोड़ी देर के लिए सही उसका बोझ अगर हम कम कर सकते हैं, तो एक वर्थ ट्राइंग इट है। सो मैंने लिखा भी है उसमें, इफ़ ओनली वर्ड्स कैन हेल्प समवन, so let me learn the proper words and share with as many people as I can. राइट सर। अराउंड हम देखें तो 33% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर तरह तरह के स्ट्रेस से गुजरती है डे बाई डे। तो आपको क्या लगता है कि मेन कॉज क्या है इसका? ठीक से चीज़ें नहीं समझना है, जो हमारी कुदरत है, जिस वजह से हम बने हैं, जो एल्गोरिदम नेचर ने हमको कंस्ट्रक्ट करने में यूज किया है, वो नहीं समझते हैं। और जो उस पे सोशल इम्पोजिशंस हैं, जो कल्चर के अफेक्ट हैं, वो इतनी स्पीड से चेंज हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, कि पुराने जो सिस्टम हमने डेवलप किए थे वो उसको सॉल्व करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, और नए हमने अभी ना समझे हैं, ना अभी ढंग से ईजाद किए हैं, और जिन्होंने ईजाद किए हैं उन्होंने ठीक से शेयर नहीं किए हैं। ओके, जो आपकी बुक है जैसे स्ट्रेस कैन स्किल यू, हम इसकी बात कर रहे हैं। स्ट्रेस एग्जैक्टली क्या है, आप कैसे डिफाइन करते हो? या फिर आपका जो स्ट्रेस है वो बाकी लोगों के स्ट्रेस की तरह सेम ही है? क्योंकि आपने अपने थॉट प्रोसीजर से बुक लिखी है, ऑल दो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है सर आपका। एक तो सिविल सर्विसेज की जर्नी भी है, ऊपर से आपने तरह तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ भी करे हैं, और आप तो मैंने आपका देखा सर, आपके बारे में पढ़ा, तो आप यूथ्स और एथलीट्स को काफ़ी ट्रेनिंग देते रहते हैं स्ट्रेस या फिर उनको फिजिकली मेंटली जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डील करने के लिए। देखिए, हम किसी भी इमोशन को नेगेटिव या पॉजिटिव की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। हम्म। जनरली अब तक साइकोलॉजी में एंगर को, स्ट्रेस को, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब नेगेटिव इमोशंस की तरह जाने जाते हैं। हम्म। लव, काइंडनेस, एंथुजियाज्म, ये सब पॉजिटिव इमोशंस हम आज तक देखते रहे। लेकिन अब हम ऐसा नहीं देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हर सिचुएशन का जो एक प्रोडक्ट है वो एक इमोशन है। तो अगर स्ट्रेस एक इमोशन है और आपको नेगेटिव लग रहा है, तो इसके पीछे कुछ ऐसा नेगेटिव है जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन है, ये आपको जगा रहा है। जैसे सुबह का अलार्म जगाता है स्टूडेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अलार्म ना हो, स्टूडेंट सोते रह जाएं, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
और स्ट्रेस ना हो और ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ आप नोट ही नहीं कर पाएँ, तो वो गड़बड़ बड़ी होती चली जाएगी। राइट। तो आप स्ट्रेस को एक उस तरह का अलार्म के रूप में देखें। और जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि स्ट्रेस को समझने के लिए जो एल्गोरिदम नेचर ने हमको दिया, या किसी भी इमोशन को समझने के लिए जो मिलियंस ऑफ ईयर्स का एवोल्यूशन ने हमारे साथ इम्पैक्ट डाला है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, सर क्या स्ट्रेस जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं या फिर केमिकल्स होते हैं, उनका अप एंड डाउन की वजह से स्ट्रेस होता है, या फिर स्ट्रेस एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करने वाली चीज़ है जो कि हमारे माइंड या फिर जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उससे होता है? दोनों ही चीज़ें हैं। बड़ा हम्म। अच्छा आपने सवाल पूछा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें बॉडी और ब्रेन का रिलेशन जैसे हमने किताब में भी एक्सप्लेन किया है, दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। हॉर्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल जो है आपके स्ट्रेस लेवल हम नापने में देखते हैं, हम्म। वो ऊपर नीचे भी होता है। नेचर का अपना भी एक साइकिल है कि सुबह वो ऊपर होगा तभी आप उठेंगे, अदरवाइज सुबह वो जागेंगे ही नहीं आप। यस। किसी आपका थॉट ऐसे टेंस सिचुएशन में है, एग्जाम है, तो भी वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन उसका लगातार ऊपर रहना, अगर उसको हम हॉट सिस्टम की तरह देखें, लगातार ऊपर रहना प्रॉब्लम है। ओके। तो वो आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे हर सिस्टम को गर्मी बहुत ज़रूरी है, उसका ठंडा होना भी बहुत ज़रूरी है। यही हमारे शरीर के साथ है। कोर्टिसोल और ये बाकी हार्मोन जो उनको गर्म कर रहे हैं, तो उनको ठंडा करना भी आना चाहिए हमारे को, तभी वो एक फोर्स की तरह आपके काम आए। ओके, सो एल्गोरिदम की आप जो बात कर रहे हैं, क्या एल्गोरिदम है, किस तरीके से वर्क करता है? स्ट्रेस सभी को पता है कि टेंशन में है तो वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फिर डिप्रेशन में है तो वो स्ट्रेस काइंड ऑफ सिचुएशन है। लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है, हम जैसे कहते हैं ना, थ्योरेटिकल बात करें तो थोड़ा सा उसकी बात आप बताएं, और इसी के साथ उसको प्रैक्टिकली कैसे फील करते हैं लोग। अब किसी को स्ट्रेस है, वो हम देख के 2 मिनट बात कर लें कि हाँ आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, और थोड़ा देखने के बाद बट एग्जैक्टली उसके वो कितने पेन में है, कितना स्ट्रेस है, वो आई डोंट थिंक कि कोई फील कर पाएगा जो सामने वाला पर्सन फील कर रहा होगा जो स्ट्रेस में है या फिर एंजाइटी डिप्रेशन में है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम जैसे एल्गोरिदम की आप बात कर रहे थे, नेचर ने हमारे को कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स दी हैं, जिनको अगर हम समझ लें तो हम काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो चीज़ है, हम लोगों की हर लिविंग थिंग, ऑर्गेनिज्म, हम्म। प्लांट, छोटे से छोटे प्लांट से लेके हम द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्रिएचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ह्यूमन बींग्स, टेंडेंसी टू कंट्रोल द सराउंडिंग्स जो है एक इनेट नेचर का पार्ट है, इनेट नेचर है हमारी। ओके। हम अपने सराउंडिंग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, एवोल्यूशन इसी पे टिका हुआ है। हाँ। अगर ऐसा नहीं करते तो धरती पे अमीबा से आगे लाइफ ही नहीं बढ़ पाती। तो एक अमीबा ने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ने के लिए दूसरे अमीबा को कंट्रोल करना या एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने का टेंडेंसी दिखाया होगा, तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बनते चले गए, बनते चले गए। तो आज आज हम भी वही कर रहे हैं, हम भी अपने सराउंडिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। राइट। बच्चा बच्चा चलने पे इतनी खुशी कैसे प्राप्त कर लेता है? पहली बार जब बच्चा चलता है तो आपको उसके चेहरे की खुशी देखनी चाहिए। वो इसलिए नहीं कि चलना कोई अचीवमेंट है, वो इसलिए कि उसने सराउंडिंग्स पे कंट्रोल कर लिया। वो उठ के अपना खिलौना खुद ले सकता है, उसको माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। राइट। ओके, जैसे मैंने आपके कुछ बुक्स के प्रिंट हाँ, आउट आपने लिए थे, निकाला हुआ है ये। आपने एग्जैक्टली ये बात करी है, जी। लुक इनटू टू सिनेरियोस। हाँ हाँ। तो तो एक में आपने दिखाया चाइल्ड, एक में आपने दिखाया लेडी जो कि आई थिंक किचन में है। हाँ, ये लेडी राइट। किचन में है, ये हाउस वाइफ है। हम्म। बहुत टैलेंटेड लेडीज हमारी, बहुत अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी बहनें जो है किचन का काम, हाउस मेकर्स हैं। हाँ। तो उनके अंदर एक फिटिश मैंने कई जगह देखा है, आप सबने देखा होगा, कि वो अपने घर को बहुत ऑर्डर में रखने में इंटरेस्टेड होती हैं। हैप्पी फील करते हैं, उनको हाँ कि, लगता है कि ये और हमारी कोई भी उनकी, प्राइम ड्यूटी है, जी, और ये हमारा या फिर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है भी काइंड ऑफ। उनका फीलिंग रहता है। हाँ। पर एक चीज उसमें आप रिमार्केबल ये देखते हैं, कोई उस अरेंजमेंट को अगर घर का मेंबर छेड़ दे तो उनको गुस्सा आ जाता है। यस। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर आप कंट्रोल एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं सराउंडिंग्स पे, तो जो भी आपका कंट्रोल बचा खुचा है उसको आप डिफेंड कर रहे हैं। ओके ग्रेट। जैसे कि जो आपके कंट्रोल में है, जैसे कि मैं इंस्पेक्टर बनना चाह रहा था, हाँ, इंस्पेक्टर बन के मुझे पूरा जो स्टेशन है, पुलिस स्टेशन कंट्रोल करना था, और वो अपनी एक पावर, और उसमें अगर मैं कंट्रोल कर लेता तो वो हैप्पी हारमोन्स कह सकते हो या कंट्रोल, फिर यस, कंट्रोल बहुत देन अगर मैं फिर कांस्टेबल बन गया तो फिर मैं सोचा कि चलो जो लोकल पब्लिक है उनके ऊपर थोड़ा सा रौब जमा लूँ। ऑल्दो काफ़ी चीज़ें बदली है, पहले पुलिस का यही नज़रिया था लोगों का देखने का, बट हाँ हर पुलिस हर तरीके की नहीं होती है,
तो ये सारी चीज़ ओके। जो आपने सर जोन्स ऑफ कंट्रोल्स बताए, जैसे इसमें सर आपने हाँ 3 येलो बिल्कुल। रेड ग्रीन करके चीज़ों को डिफाइन किया है, तो ये क्या है, यानी कि जोन्स कंट्रोल? ये जैसे ही हम ये समझ लेंगे कि कंट्रोल हमारा बहुत इनेट नेचर है और हम कंट्रोल करना चाहते हैं राइट। सराउंडिंग्स का, तो हम अपने सराउंडिंग्स को अलग अलग जोन्स में बांटने की कोशिश करें, तभी हम लाइफ को ठीक से समझ पाएंगे। ओके। कुछ चीज़ें हमारे एब्सोल्यूट कंट्रोल में हैं, हम यहाँ गपशप कर रहे हैं, चाय मंगा सकते हैं, आराम से घर जाएंगे, घर है हमारे ऊपर, छत है, सब कुछ है, तो ये हमारा ग्रीन जोन है। लेकिन कुछ हम एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं, हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, हम एक ये बातचीत जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक फैले, उसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। पता नहीं ये पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है इस टाइम, लेकिन हम उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। और अगर हम ऐसे एफर्ट करते रहे, मेहनत करते रहे, तो आपने इतना ग्रो किया इतनी यंग एज में, तो आपने देखा कि वो फिर वो पहुंच जाती है, तो पहुंच जाती है, तो वो ग्रोथ है, वो आप ग्रीन जोन में हो गए। यस। येलो जोन को आपने ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर दिया। कुछ रेड जोन होती है, रेड जोन जो हमारे कतई कंट्रोल में नहीं है, जैसे नेचर की फोर्सेस हैं, आज बारिश होगी या नहीं होगी हमारी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बहुत सारे इसकी चिंता में घुसे रहते हैं कि भाई बारिश होगी तो ट्रैफिक खराब हो जाएगा, तो मैं घर कैसे पहुंचूंगा टाइम पे। बहुत सारे यूएस प्रेसिडेंट जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट से क्या बात कर रहा है, रशिया के प्रेसिडेंट से क्या बात चल रही है, वो परेशान हो जाते हैं ये देख के, वो एब्सोल्यूट रेड जोन है उनकी। ओके, सो जोन्स ये हैं, मतलब आपको सबसे ज़्यादा प्रेफर करना है ग्रीन जोन पे, नहीं येलो पे? आपको सबसे पहले जोन समझनी है कि क्या आपका रेड जोन है। ओके। मान लीजिए कि मेरा रेड जोन आपका ग्रीन जोन येलो जोन हो सकता है। ओके। आप इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो वो आपका येलो जोन हो सकता है, आप बड़े आराम से उसको परसू कर सकते हैं, पर मेरे लिए वो रेड जोन है। तो आप अपना उस पर समय, एनर्जी, रिसोर्सेज सब लगाएं, मैं उस पर ना लगाऊं। ओके, सो ये अंडरस्टैंडिंग सेल्फ डेवलप करनी पड़ेगी कि आपको किस आपका जोन में रहना आपका है। येलो जोन कौन सा है, आपका रेड जोन क्या है। यस, ग्रेट सर। ओके, आपने अटेंशन के बारे में इसमें बताया है, जिसमें आपने एक इमेज का यूज किया है, आई थिंक जिसमें रोबोटिक कार लग रही है मुझे तो। हाँ, ये एक्चुअली हमारा सेकंड नेचर है कि हाँ। जिधर भी हमारी अटेंशन जाती है, राइट। हमारा पूरा एनर्जी उसी तरफ चला जाता है। ये कार का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि अगर आप कार खरीदना चाहते हैं, तो रोड में वही कार दिखाई देगी जो मैं चाहता हूँ। रोड में आपको कार के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा, यस। कुछ और ना व्हीकल दिखाई देगा, ना कोई उसके पीछे की बिल्डिंग दिखाई देगी, ना कुछ नहीं। आपका पूरा ध्यान जो है कार के मॉडल्स, डिफरेंट कार्स, उनके प्राइस कैलकुलेट करता रहेंगे, अपने बजट कैलकुलेट करते रहेंगे, फाइनली फैंसी करेंगे कि यार ये बड़ी सी महंगी सी कार मेरी हो तो कितना मजा आ जाए। हम्म। तो ये एक इलस्ट्रेशन है कि आपकी पूरी की पूरी एनर्जी आपकी अटेंशन के पीछे पीछे चलती है। ओके, एक पर्सनल सवाल सर, जैसे आपने अभी जैसे मटेरियलिस्टिक थिंग की बात करी है, आपको पसंद है ये कार लेनी है, तो क्या आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स को प्रेफर करते हैं? जैसे शाहरुख खान, काफ़ी उनकी स्पीच पॉपुलर है कि मुझे पसंद है कि मैं महंगी गाड़ियों में रहूं, महंगे घर में रहूं, कुछ करके, और वो बोलते हैं कि हाँ मैं मटेरियलिस्टिक हूँ, इसमें गलत क्या है? बट एज अ सिविल सर्वेंट देखा जाता है कि गवर्नमेंट उनको इतने सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी दे देते हैं, और अगर वो उससे ज़्यादा जाते हैं तो कहते हैं कि करप्शन किया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो आप पर्सनली इन सब चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं? पर्सनली जो हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स थे, वो जैसे कि मैंने बताया कि कंडक्टर ही बनना चाहते थे और जॉइंट सेक्रेटरी बना दिए हैं, तो ग्रेटिट्यूड में हैं हम लोग, तो हम तो सोच भी नहीं पाते हैं इसके बियॉन्ड, और ना सोचने की ज़रूरत महसूस होती है। राइट। फॉर्मेटिव ईयर्स में जो हमारी नीड्स थी वो इतने लेवल पे डिफाइन हो गई थी कि अब जो कुछ है उससे एक्स्ट्रा और भगवान की कृपा ही नज़र आती है। ओके, ग्रेट। ओके, लास्ट में आपने सर दो इमेजेस का यूज़ किया, ANTs एंड APTs। अब मुझे तो इसका थोड़ा सही समझ नहीं आया, तो ये क्या है एग्जैक्टली? मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इससे पहले जो हम अटेंशन और कंट्रोल की बात कर रहे थे, इस पे थोड़ा सा स्ट्रेस का आपका डेफिनेशन आ जाएगा क्लियर। ओके। तो स्ट्रेस वो चीज़ है जो हमारे काबू से बाहर है। काबू से बाहर हमारी येलो जोन की चीज़ें भी हैं और रेड जोन की चीज़ें भी हैं, तो हमको दोनों स्ट्रेस देंगे। तो अगर हम रेड जोन की चीज़ों में अपनी एनर्जी लेके जाएंगे, तो हमारा पूरा पूरा एनर्जी एक ऐसी चीज़ पे जाएगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसमें हमारा टाइम, रिसोर्स सब वेस्ट होगा, ओके। तो वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी हमारी। उसी को अगर हम येलो जोन में लगा दें, तो हम उस येलो जोन को ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। जी सर। तो जो स्ट्रेस कैन किल और स्किल यू, यही है
कि अगर आपकी अटेंशन एग्जैक्टली। रेड जोन में रहेगी तो आप इनएफिशिएंट लाइफ जियोगे और प्रोग्रेस नहीं होगी, सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन जो आपके तवज्जो है, जो आपकी रिक्वायरमेंट अटेंशन सही जगह पर है, तो आप सही एनर्जी लगाओगे और आप उसको ग्रीन जोन करते चले जाओगे और अपना एरिया ऑफ कंट्रोल वास्ट करते चले जाओगे और आप ग्रो करोगे। आप पढ़ाई करोगे ढंग से तो आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे। आप रेड जोन में कौन सा टीवी सीरीज ओटीटी पे क्या सीरीज हिट है, कौन सा पिक्चर हिट है, इंडिया जीतेगा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, आज मैच है शायद, उस सारा का सारा ध्यान जरूरत से ज़्यादा रेड जोन में लगाओगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, यू विल मिस आउट ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो स्ट्रेस बढ़ता रहेगा आपका। तो रेड जोन का स्ट्रेस, रेड जोन में अटेंशन विल किल यू, सिंबॉलिक है। यस। हाँ, और येलो जोन में स्ट्रेस एक फोर्स की तरह है, इट कैन स्किल यू। इसके लिए ओके। सर, आपने जब ये बुक लिखी होगी तो डेफिनेटली आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और आपने बाकी काफ़ी सारे लोगों की स्टोरीज या स्ट्रेस से रिलेटेड या एंजाइटी डिप्रेशन जैसी चीज़ों को देखा होगा, समझा होगा। फिर देन आपने एक इसमें स्टोरी लिखी है ऑनर एंड सर्वेंट की, सेठ जी की। तो वो कोई ऐसी स्टोरी और हो जो आप इसमें पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहें, जो कि लोग रिलेट कर पाएँ अपने से कि हाँ, ये चीज़ें सच में ऐसी हुई हैं और वो उनको कैसे टैकल कर सकते हैं, या क्या वो एग्जैक्टली वही सेम चीज़ फील कर रहे हैं जो आपने बाकी लोगों ने भी करी है, वो आपने देखा है या सुना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इस पूरी किताब को, जो है 4 कैरेक्टर्स के थ्रू हमने हम्म। नरेट करने की कोशिश की है। वो एक्चुअली चारों मैं ही हूँ हम्म। और वो चारों आप ही हैं। ओके। उसमें जो सेठ जी हैं वो समझ लीजिए कि आप कॉन्शियसनेस हैं, हम्म। और उसके 2 नौकर हैं रामू शामू। एक सेठ जी हैं स्टोरी में, 2 उसके नौकर हैं रामू शामू। रामू शामू ठीक से काम करते हैं, फिर कुछ दुर्घटना हो जाती है कोविड की और वो फिर ठीक से काम नहीं करते। सेठ जी उन पर रोक टोक नहीं लगाते हैं और फिर जो बिजनेस उनका ठप हो जाता है। फिर ओके। वो अपने गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी उनको सॉल्यूशन बताते हैं। सो वेरियस सिचुएशंस में क्या क्या प्रॉब्लम पॉसिबल हैं, तो वो फिर सारे सॉल्यूशंस के संवाद के रूप में ये किताब है। ओके। तो आप इसको आप ऐसे देखें कि जो रामू और श्यामू हैं वो हमारे ब्रेन एंड बॉडी हैं, जो नेचर ने हमको दिए हैं, हमारी आत्मा को दिए हैं। तो अगर हम उनका उनको ठीक से पैम्पर करें, उनका ठीक से ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ को ठीक से मेंटेन करें, फिजिकल हेल्थ को ठीक से मेंटेन करें, लेकिन साथ में उनको टास्क दें जिसके लिए वो बने हैं, उनकी अनरीजनेबल डिमांड के आगे झुके ना, उनको अलाउ ना करें। सुबह मान लीजिए आपका सोने का मन कर रहा है, तो डिसिप्लिन कैसे आएगा? तो घर के मालिक को अपने गोल के हिसाब से उसको उठाना पड़ेगा। उठो, चलो, दुकान खोलो, सफाई करो, सामान ठीक से लगाओ। तो नौकरों के हिसाब से अगर दुकान चलेगी तो दुकान खराब हो जाएगी। नौकरों को ठीक से मेंटेन करके और उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करके उनको खुश रख के अगर दुकान चलेगी, प्लानिंग सेठ जी की होगी, तो वो दुकान चल जाएगी। राइट। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जो उस पिक्चर में हमने ANT, एंट्स और एप्ट्स की बात की है, तो जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान मेरे को सब समझ में तो आ गया जो आपने मुझे गीता का ज्ञान दिया है, पर मैं इसको करूँगा कैसे? ये ठीक वैसी ही बात है कि समझ में तो आ गया कि हमारी अटेंशन जो है रेड जोन में नहीं होनी चाहिए, येलो जोन में होनी चाहिए, ग्रीन जोन में होनी चाहिए, काम करना चाहिए, बेकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। पर ये तो हम सबको मालूम है, मैंने अलग शब्दों में बोला है। यस। तो वो करेगा कैसे? तो ठीक वैसे ही जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि अभ्यासेन च कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ये अभ्यास से ही संभव है। तो ये अभ्यास हम सबको कैसे करना है, किस एरिया में करना है और किस तरफ करना है, ये अब सवाल है जिसमें एंड्स और एप्स हैं। तो हमने दिमाग को एक धरती माता की उर्वरा शक्ति के रूप में यहाँ पे सिंबलाइज किया है कि हमारे दिमाग में उर्वरा शक्ति की तरह बहुत सारी पावर है और उसमें आइडियाज़ की एक खेती होती है। तो अगर हम उसको बैरन छोड़ देंगे, उस पर अगर उसके एग्रीकल्चर के नियम नहीं समझेंगे, उसमें खाद पानी ठीक से नहीं करेंगे, तो उस पर खरपतवार पैदा हो जाएगा। हाँ जी। जैसे कि हम सबके दिमाग में जनरली खरपतवार पैदा हो जाते हैं। तो जब हम कृषि के नियम उस पर लागू करेंगे, जब खरपतवार को उखाड़ेंगे और उस पर ठीक से सींचेंगे, ठीक से बीज बोएंगे, बिजाई करेंगे और खाद पानी देंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो फिर हमको लहलाती हुई एक फसल हमको मिल जाएगी। राइट।
तो जो एंट्स है वो है, उसका एक्रोनिम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड नेगेटिव थॉट्स। हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स रहती हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं। राइट। तो जिस प्रकार से ये ऑटोमेटेड हैं, उसी प्रकार से अगर हम पॉजिटिव की भी एक्सरसाइज कर लें तो वो भी ऑटोमेटिक, उसका भी हमें पता नहीं चलेगा। काइंडनेस जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं वो डॉग से बहुत प्यार करते हैं। उनको डॉग देखते ही सोचना नहीं पड़ता कि मुझे इसको प्यार करना है, उनके अंदर से आ जाता है, क्योंकि उन्हें वो खेती कर ली है प्यार की। ओके। तो ऐसे ही आप फोकस की खेती कर लें, आप काइंडनेस की कर लें, आप हार्डवर्क की कर लें, डिसिप्लिन की कर लें, तो जो भी आप खेती, जो भी आप हैं, वो आपकी हैबिट्स हैं। और वो हैबिट्स एक दिन में नहीं बनती हैं। वो बचपन में, पहले जब आपको याद होगा, बचपन में जब आप ब्रश करते थे तो ब्रश होल्ड करना, उसको प्रॉपरली दांतों की तरफ ले जाना, कितना टीडियस काम, कितना मुश्किल काम होता होगा, आज भी बच्चों के लिए होता है। अब आपको पता भी नहीं चलता आप किस एंगल से कर रहे हो, यस, कैसे कर रहे हो। राइट। तो उसी के लिए हमने एक एक्सरसाइज यहाँ पे, छोटी सी एक्सरसाइज दी है। हाँ। ये एक्सरसाइज जनरली हमने इंडियन रेसलिंग टीम को दी थी। वहाँ पे काफ़ी रेसलर्स ने इनको, क्योंकि फोकस हिल जाता है, उनको भी हमारी तरह गरीब बैकग्राउंड के बच्चे होते थे वो, और जब नया नया फेम मिलता था तो उनको फोकस, उनको पता नहीं करता था कैसे हैंडल करना है। तो वो एक्सरसाइज हमने वहाँ काफ़ी कराई, तो काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट्स आए थे। ओके। वो बुक में मैंने शेयर किया है। राइट। सो आपने बुक में कर ली, जनरली आप फिजिकली सेमिनार या फिर जो आप सेशन लेते हैं वहाँ पे करते हैं, राइट? हाँ, वो भी करते हैं। ओके। सो जिस तरीके से कृष्ण जी ने अर्जुन जी को जब बोला था कि आप ऐसा कर सकते हो, ऐसी चीज़ें, जब वो माने नहीं, तब उन्होंने फिजिकली रूप में प्रेजेंस करके दिखाया था, जो दिखाया जाता है महाभारत में। तो वो सारी चीज़ें मुझे लग रहा है आपने बुक में करके दिखा दी हैं। धन्यवाद। राइट। इतना बड़ा तो मैं नहीं मानता कि ऐसा हुआ है, पर छोटा सा प्रयास है। राइट। ओके। सो आप हम जनरली यूथ की बात करते हैं, क्योंकि एक यूथ ही वही होता, जैसे कहते हैं ना कि किसी देश का जो भविष्य है वो यूथ्स के हाथ में होता है, क्योंकि आने वाले टाइम पे वही डिसाइड करेंगे कि देश में क्या होना चाहिए, क्या किस हिसाब से वो प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो उनके स्किल्स है या नॉलेज है वही कहीं ना कहीं देश को ग्रोथ दिलाने में हेल्प करेगी, राइट? सो अब हम जो बात कर रहे थे कि जो इंडियन यूथ्स की बात करें तो 33% जो हमारे डाटा देखें तो उसमें कहीं ना कहीं वो एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स के साथ फेस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये नंबर जब से सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ा है उससे और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। सो जो यूथ्स में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती हैं, सबसे पहले तो होता है कैरियर का टेंशन, और कैरियर के बाद जो होता है रिलेशनशिप का, क्योंकि ट्वेंटीज़ का टाइम चल रहा होता है, 18 टू, अगर ट्वेंटीज़ जैसी लाइफ में कहते हैं कि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप किसी को डेट कर रहे होंगे और एक अच्छी लाइफ जी रहे होंगे, तो और इसी टाइम पे कैरियर भी बनाना होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि आपके टाइम पे जो रिलेशनशिप और कैरियर का जो स्ट्रेस था या डिप्रेशन जैसी चीज़ें होती थी, और आज के टाइम में जो चीज़ें हैं वो क्या डिफरेंट हैं, और हैं तो कैसे डील करना चाहिए? देखिए, जो आपने सवाल उठाया वो बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल है। ये, इस रिलेशनशिप जो है ना, वो स्ट्रेस की तरह आपका बहुत बड़ा साथी भी हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, हमने वो लड़के भी देखे हैं जो रिलेशनशिप के चलते, उनकी स्ट्रेंथ के चलते बहुत अच्छी पढ़ाई की, आईएएस आईपीएस बने, अच्छे सक्सेसफुल हैं, या जो भी उन्होंने करियर चुना उसमें बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। राइट। और हमने वो भी देखे हैं जो हैंडल नहीं कर पाए, और बहुत ही पोटेंशियल था उन बच्चों में, हम सबसे ज़्यादा पोटेंशियल था, पर वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाए। तो वही कंट्रोल वाली बात है। इस किताब में भी हमने लिखा है कि क्या आप अपनी वाइफ को, उसने पूछता है वो सेठ जी कि गुरुजी क्या मैं अपनी वाइफ को, रेड जोन में है या येलो जोन में है मेरी वाइफ को कंट्रोल Okay. करना। तो वो क्लैश है, आप किस तरह के रिलेशनशिप और किस तरह से उसका नज़रिया करते हैं। अगर आप उसको साथी, दोस्त, पार्टनर और पॉजिटिविटी उसको पूरा स्पेस देते हुए, जो आप उससे चाह रहे हैं सेम चीज़ उसको देते हुए अगर उस रिलेशनशिप में है, तो वो आपका बहुत बड़ा साथी हो सकते हैं। आप उनको नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, वो उनको नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि रेड जोन है ये एग्जैक्टली। तो आप उसको अगर येलो जोन और ग्रीन जोन में उनको रख रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपकी कोर वैल्यू में आप उनको बिहेव कर रहे हैं। आप लव एंड केयर शेयर कर रहे हैं, आप एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा यूथ में हमारे टाइम पे हिंदी फिल्मों के चलते या पता नहीं कहाँ से प्रभाव आया था, हम सोचते थे कि एक दूसरे के लिए जान दे देना ही प्रेम है।
या दोनों का एक हो जाना ही प्रेम है? प्रेम, ये गलत डेफिनेशन, गलत रेफरेंस था। प्रेम का जो भी मैं अपने नए युवा साथियों से साझा करना चाहूँ, तो प्रेम एक ऐसी चीज है जिसमें मैं अपना बेस्ट हो जाऊं और प्रेमी जो है अपना बेस्ट हो जाए, और हम एक दूसरे का इम्प्रोवाइजेशन में और सक्सेस में साथ दें। एग्जैक्टली राइट। जब हम प्रेम को एक दूसरे को पूर्णतया खिलने में मदद करने का नाम प्रेम है। उस खुशी को शेयर करने का नाम प्रेम है। मैं तुम जैसा हो जाऊं, तुम मेरे जैसे हो जाओ, तो ये तो नेचर अलाउ ही नहीं करेगी। तुम अपना बेस्ट हो जाओ, मैं अपना बेस्ट हो जाऊं, तुम्हारे बेस्ट होने में मैं तुम्हारी मदद करूं, मेरे बेस्ट होने में तुम मेरी मदद करो। जब ये प्रयास नहीं कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो साथ में खुले दिल से ओपन स्पेस देते हुए एंजॉय करें, तो रिलेशनशिप बहुत बड़ा आपका सहारा हो सकता है। बहुत सारे जो यूथ्स हैं वो कहीं ना कहीं इन सभी के चलते डिप्रेशन में हैं। और अगर हम देखें, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूँ, तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम में रहते हैं वो रिलेशनशिप के वजह से ही रहते हैं। और अब कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि मेरे 2 जीवन के साल ना मैंने तो ऐसे हटा ही दिए कि मेरे लाइफ में कभी थे, मैंने उसमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। और प्रोडक्टिव इन द सेंस कि अपने करियर ओरिएंटेड चीज़ें नहीं करी। और आपको क्या लगता है कि जो लॉन्ग टाइम स्ट्रेस या डिप्रेशन रहता है वो मेमोरी को भी वीक कर देता है, आपकी अटेंशन किसी चीज़ को कह सकते हैं ना, हम भूलने लग जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो सारी की सारी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं। आप जैसे कि मैंने आपको बताया, स्ट्रेस आपके सिस्टम को हॉट कर देता है, और लगातार कोई भी सिस्टम हॉट रहता है तो उसके बहुत सारे फ्यूज जुड़ जाते हैं। राइट। तो रिलेशनशिप में भी हम यही कर रहे हैं। हॉट आकर आपकी अटेंशन उसको कंट्रोल करने में दोस्त क्या 100 साल लगा लो आप। नेचर ने आपको डिजाइन ही नहीं किया आप दूसरे को पूरे रूप से कंट्रोल कर सके और साथ में खुश भी रख सके। या तो आप कंट्रोल कर लीजिए या खुश रख लीजिए। तो आपको जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, रिलेशनशिप का आपका कोर वैल्यू बदलना होगा। रिलेशनशिप का मतलब पोजेशन नहीं है, कंपेनियनशिप है। ओके, शाहरुख खान की मूवी की तरह मैं मूवी नहीं देखता रोमांटिक हूँ नहीं ज़्यादा, है। तो ओके। रेड जोन है मेरे लिए मूवी। अच्छा, आप मूवीज़ नहीं देखते हैं। ओके, जो इंडियन सोसाइटी है सर, जिसमें कहा जाता है कि जो चिंता है वो चिता के समान है, तो आपका इसके बारे में क्या थॉट्स है? क्या एग्जैक्टली जो बॉडी है अगर वो चिंता में है तो वो कुछ काम की नहीं रही, जस्ट काइंड ऑफ कि वो बोझ ढोने जैसा हो गया उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए, किसी फ्रेंड्स वगैरह के लिए। देखिए, वो बहुत ही बड़ी वाइज सेइंग्स हैं सारी की सारी, और उसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर समझें या इसी किताब की भाषा में समझें, ओके। तो बेसिकली चिंता क्या है? रेड जोन में आपका फोकस है, येलो जोन में आपका फोकस चिंतन है। तो चिंतन आपका ग्रोथ है, उसमें आप प्लानिंग करेंगे, उसमें आप तरीके ढूंढेंगे, कुछ गड़बड़ हो रही है उसको ठीक करेंगे। चिंता आप करेंगे कि तीसरा विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा। चिंता आप करेंगे कि मेरे को अपनी प्रेमिका को कैसे काबू में करूं। जो चीज़ आपके काबू में है ही नहीं, उस पर आप एनर्जी वेस्ट करेंगे, यस। तो हो गया काम। बिल्कुल सही कहा गया। हम अभी यूथ की बात कर रहे हैं तो एग्ज़ाम रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं, तो जैसे एग्ज़ाम या फिर कैरियर पहले रखना चाहिए या फिर रिलेशनशिप, मतलब दोनों सेम टाइम पे चीज़ें होनी हैं। लेकिन कई बार अब क्या पता कि सामने वाले को, आपने बोला कि डील कैसे करना, आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया था, कंपेनियन, है ना। रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट कंपेनियन, कि आप एक दूसरे के लिए किस तरीके से चीज़ें डील कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हर किसी के पास में भी आर्ट नहीं हो सकती है कि वो अपने पार्टनर को कैसे डील करें सो दैट कि वो दोनों के लिए उनके ड्रीम गोल या फिर उनके ग्रोथ में हेल्प करें। तो अब इन 2 ऑप्शन में आप ये बताइए कि किसको पहले प्रेफर करना चाहिए? ये बहुत ही व्यक्तिगत चॉइस आपने पूछ ली। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जैसे कि आप चिंता चिता की बात कर रहे थे, ऐसा ही एक बहुत अच्छा लाइन है, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। ओके। वो आप किसी, आपका कप भरा हुआ है तभी आप किसी को कुछ दे सकते हैं। यस, सो पहले सक्सेसफुल बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है देन वो यूथ के लिए, रिलेशनशिप की बहुत तरफ जाना है। इंपॉर्टेंट है। और खासकर जो हमारे बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं, उनका इतना कुछ स्टेक पे होता है, उनके फैमिलीज के सपने होते हैं, उनका एक अकेले का सपना नहीं, तो यस, समाज का सपना होता है। समाज का या फिर उनके नॉर्मली पूरा, हाँ। मध्यम वर्ग से या निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं,
तो उनके गांव और शहर उनके का भी गांव नाम ही हो देहात, जाता है और एक उनके प्रकार से। ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ से आए तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो जैसे हमें मोटिवेशन मिला, तो हमसे किसी को मोटिवेशन मिला, तो वो एक चेन का हिस्सा है। यस, काइंड ऑफ एक अपलिफ्टमेंट की बात हो जाती हाँ, है कि बहुत वो इम्पोर्टेंट अपने बात है। फैमिली को या फिर अपने एरिया को कैसे अपलिफ्टमेंट अगर करते वो हैं, सो ठीक दैट। से पढ़ाई करेंगे, सिविल सर्विसेज नहीं भी होगा, तो इतने अच्छे इंसान बन जाएंगे वो कि वो समाज का भला ही करेंगे। लेकिन अगर इस नेगेटिव लूप में चलते चले जाएंगे, ये लग्जरी सबको नहीं दी है। जिसको ये लग्जरी दी है नेचर ने, वो आराम से इश्क फरमाए। ओके, अगर हम स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स की बात करें, चाहे वो यूपीएससी के हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ज़्यादा स्ट्रेस या प्रेशर होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका कैरियर डिसाइड करने वाला होता है कि वो अब तैयारी छोड़कर सर्विस ज्वाइन करेंगे या फिर इसी जोन में लगे रहेंगे। तो कई बार वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कई बार ओवर स्ट्रेस ले लेते हैं, और काफ़ी लोग तो बहुत अच्छे से तैयारी करे होते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लग रहा होता है एग्ज़ाम सेंटर के बाहर इवन देखा जाए। और इफ़ अगर वो एग्ज़ाम अपेयर कर रहे हैं देन एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते टाइम उनको क्वेश्चंस थोड़ा उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए तो वो एक एनजाइटी या फिर वो होता है कि अब मेरा क्या होगा करके, कि नहीं होगा इस बार भी, चलो ऐसे करके, तो वो कैसे डील करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। हमने हम्म। स्पोर्ट्स पर्सन में भी देखा है कि वो प्रैक्टिस में बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सेट करते हैं, हम्म। लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस के टाइम पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत डिप कर जाती है। हम्म। तो इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो एस्पेक्ट है कि आप ऐसा होता क्यों है, और आपको लॉन्ग रन में कैसे उसको हैंडल करना है। हम्म। वो सब तो किताब में भी लिखा है और उसकी और भी लिटरेचर है। ओके। लेकिन इमीडिएट रेस्पाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में, कि जैसे मान लीजिए आप एग्जाम सेंटर के अंदर घुस रहे हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया और सडनली आप ब्लैंक हो गए। आपकी सारी तैयारी धरी की धरी रहेगी, आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो। उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए इमीडिएट कंट्रोल सेंटर हमारे को नेचर ने दिया है, क्योंकि नेचर में हमने ऐसी सिचुएशंस हमेशा फेस की हैं। कभी शेर सामने आ गया है, कभी भालू सामने आ गया है। तो ऐसे वो दिमाग का एक फंक्शन होता है उसमें। तो दिमाग में जो लॉजिक वाला हिस्सा है वो काम करना बंद कर देता है, जिसने हमको बाकी जानवरों से अलग बनाया है। हमारे हम्म। दिमाग के तीन हिस्से हैं, तो जो आगे वाला हिस्सा उसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में लॉजिकल ब्रेन की सीट यही है। बाकी में इतना विकसित नहीं होता है ये, ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा विकसित होता है। तो जैसे ही स्ट्रेस हम लोगों को होता है, जैसे ही हम लोगों को एंग्जाइटी लगती है, या जीवन मरण का जैसे ही सवाल हमारे सामने आता है, हमारा लॉजिकल ब्रेन बंद हो जाता है और हम डिफ़ॉल्ट मोड पे घबराने के, भागने के, सोने के, वो सब पे चले जाते हैं। हम्म। तो उसके लिए हमारे को कुदरत ने सहारा दिया है, वो ब्रेथ। योग, हमारे पूरा योगा का एक सिस्टम है जिस ब्रेथ के ऊपर कंसंट्रेट करता है। मेडिटेशन हम उसके ऊपर करते हैं। मैंने बुक के अंदर 3 टेक्निक ब्रेथ की बताई हैं जो एब्सोल्युटली साइंटिफिक बेसिस के ऊपर ओके। है। तो उन टेक्निक का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस कर लें, तो वो एग्जाम हॉल में आपके बहुत काम आने वाली है। जी। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में मैं उनको बता देता हाँ, हूँ। डेफिनेटली। पहला जो टेक्निक इसमें है कि जैसे हम इनहेल करते हैं तो हमारा हार्ट सिस्टम ऑन हो जाता है। उसकी पूरी बायोलॉजी है, डायफ्राम नीचे आ जाता है, हार्ट को स्पेस मिल जाता है, माइंड फटाफट बोलता है और दो। और तो लेकिन उसको आप इतना समझ लीजिए कि जब इनहेल करते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब हार्ट सिस्टम हमारा ऑन हो जाता है। हम्म। और जब एक्सहेल करते हैं तो इसका रिवर्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कोल्ड सिस्टम है, जो हमको रिलैक्सेशन देता है। ओके, मतलब कि जैसे होता है ना, एक प्राणवायु चाहिए होती है और एक नॉर्मल ऑक्सीजन जो हमें जीने के लिए चाहिए होता है, मतलब जो हम मैं निकालते हैं। ये इस हिंदी वाले कॉन्सेप्ट से अवगत नहीं हूँ। मैं आपको ओके। बिल्कुल साइंस, जो न्यूरो साइंस और हम्म। उसमें है, वो बता रहा हूँ आपको। ओके। कि जब आप इनहेल करते हैं तो आपकी बॉडी का हॉट सिस्टम ऑन हो जाता है, हम्म। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता हाँ। है, जिसमें जो आपको एक्शन के लिए ज़रूरी है। अगर आपका पूरा बॉडी का सिस्टम हॉट होगा तभी तो आप रनिंग करोगे, तभी तो आप पेपर लिखोगे, तभी तो हम्म। आप कुछ भी काम करोगे। और पैरासिम्पैथेटिक है जो आप रिलैक्सेशन का, सोने से पहले आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन होना चाहिए, हम्म। तभी आप आराम में होंगे। आप अभी हम गपशप कर रहे हैं, रिलैक्स्ड माहौल है, तो हम बहुत पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेटेड ज़्यादा यस। है सिंपैथेटिक के कंपैरिजन में। हम्म। तो दोनों का सम आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा वो काम कर रहे हो। ओके, सो काइंड ऑफ डीप कह सकते हैं ब्रीथ प्रैक्टिस करना है, क्या करना है हाँ, वही एग्जैक्टली? मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको जो है, अगर तो आप
आलस आ रहा है आपको, हम्म आलस आ रहा है तो आपको इनहेल बड़ा करना है, हम्म क्योंकि आपका हॉट सिस्टम ज़्यादा हो जाएगा, और एक्सहेल कम करना है और रेगुलर करना है। वो ऐसा नहीं है कि एक बार इनहेल बहुत लंबा कर लिया फिर अगली बार तो उससे छोटा कर दिया। सेकंड्स गिन लीजिए आप, मान लीजिए 6-4 राइट। सेकंड का। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपको जो सांस लेनी है वो थोड़ा ज़्यादा लेनी है और धीरे धीरे। रिदमिक लेनी है, तो हाँ। आपका मान लीजिए 6 सेकंड अगर आप इनहेल कर रहे हैं और 4 सेकंड एक्सहेल कर रहे हैं, हम्म तो थोड़ी देर बाद 2 ही मिनट बाद आप देखेंगे कि आपकी बॉडी एक्टिवेटेड हो गई है। राइट। जो हमारा बॉडी का डायफ्राम होता है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगी तो आई थिंक वो वो ज़्यादा साइंस खुल पाएगा वो काइंड ऑफ। वो साइंस है, वो थोड़ा ओके। लंबा है। अब इसको हाँ सिंपल, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बायोलॉजी की बैकग्राउंड से नहीं है हाँ। या फिजियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं देख के, हम भी डर जाते थे। हम्म तो उनके लिए सिंपल सा एक हिंदुस्तानी टाइप का ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूँ हम्म कि आपका एक्सेल अगर छोटा है, इनहेल अगर आपका बड़ा है, रेगुलर है 6-4 की रेशो में, तो आपका आलस दूर हो जाएगा। ओके। लेकिन इसका रिवर्स करेंगे, एग्जाम में तो आपका आलस नहीं, आपका तो घबराया हुआ होता है। तो एग्जाम देने से जस्ट पहले इसका आप रिवर्स कर लेंगे, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए 4 सेकंड का इनहेल रिलैक्स्ड मैनर में और 4 सेकंड का एक्सेल कर लेंगे, तो धीरे 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 आपकी एंग्जाइटी कम होती चली जाएगी। ओके। और एक और इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं बता रहा हूँ, कई बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन करते करते सडनली आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। ओके। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो वो एक स्प्रिंट है अटेम्प्ट करने की, वो थोड़ा बढ़ जाती है। हाँ, वो अलग चीज़ है, वो एक और कॉन्सेप्ट है किताब में, डिजायर टू रश ओके। थिंग्स, उसको बाद में बात करेंगे। हाँ। इसका फिर इसका मान लीजिए आप एंग्जाइटी में चले गए और मतलब आप सारे क्वेश्चन चल रहे थे आपके, 10 क्वेश्चन ठीक से कर लिया आपने, 11th क्वेश्चन आपको पढ़ा था, आंसर अभी शूट नहीं कर पा रहा आपका दिमाग, और आप सडनली बहुत एक्साइटेड होकर बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। हम्म। तो उसके लिए नेचर ने हमको एक बहुत अच्छा वेपन दिया है, एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है, फिजियोलॉजिकल साई। फिजियोलॉजिकल साई बेसिकली जो बच्चा रोता है उसकी सुबकी से आप कंपेयर कर लें। हम्म जब बच्चा बिल्कुल रोता है और सांस ही लेना भूल जाता है वो, तो उसके दो गहरे सांस आते हैं, बहुत पहले लंबा सा इनहेल आता है और उसके बैक टू बैक एक और छोटा सा इनहेल जाता है और फिर मुंह से बड़ा लंबा, तब बच्चा वापस लाइफ में आता है। हम्म तो फिजियोलॉजिकल साई आप यूट्यूब कर लीजिए और बहुत सारे तरीके हैं। फिजियोलॉजिकल साई आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो बीच में आप जब भी फंसते हैं, ब्लैंक। ओवरवेल्म हो जाते हैं, ब्लैक आउट हो जाते हैं, तो उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो लंग्स में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो वो शूट वहाँ। आउट हो जाएगी और राइट। आप नॉर्मल उस पर आ जाएंगे। ओके ग्रेट। ये टेक्निक्स में भी स्टूडेंट्स को ज़रूर फॉलो करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छी टेक्निक्स बताई हैं सर ने। अगर आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते टाइम आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो डेफिनेटली ये आपको उनसे डील करने में हेल्प करेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट कि सर जो 80-20 जो रेशियो होता है ये क्या है। 80-20 जैसे होता है ना कि हम वो 80% में ज़्यादा टाइम लगाते हैं लेकिन कुछ लोग वो 20% में टाइम लगाते हैं। मतलब सेम 80% ना करने की जगह 20% करते हैं बट वो 80 उसका आउटकम निकाल लेते हैं। जस्ट काइंड ऑफ अपोजिट कि जो 80% लगा रहे हैं वो 20% आउटकम निकाल रहे हैं, जो 20% लगा रहे हैं एफर्ट्स या फिर अपने एनर्जी उससे 80% रिजल्ट निकाल ले रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे पेरेटो प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। ओके। पेरेटो प्रिंसिपल एक इटली के किसान थे, वो मटर की फलियां देख के अपने बीज चुनते थे कि 20% जो बीज हैं उनसे बढ़िया फसल 80% आ जाती है, वो 80% अच्छे दानों के लिए जिम्मेदार थे। हम्म। तो वो नेचर का एक रूल पकड़ा उन्होंने, जैसे हम नेचर की लगातार बात कर रहे हैं, हाँ। नेचर के रूल पकड़ना ही पूरी साइंस की प्रोग्रेस है। हम नेचर के रूल पकड़ के उनको लेबोरेटरी कंडीशंस में रेप्लिकेट कर पाते हैं तो साइंस एडवांस कर जाती है। हम्म आग, पानी, इंजन सब उसी का वो है। तो उन्होंने ये पकड़ा कि जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द रिजल्ट्स हैं वो बहुत कम नंबर ऑफ कॉजेज की वजह से होते हैं। हम्म फिर उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि डिसबैलेंस है। 20% ऐसे, जैसे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हम देखते हैं तो जो टॉप 20% है किसी भी कंट्री में वो 80% रिसोर्सेज के मालिक होते हैं। हम्म मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर बग्स देखते हैं तो अगर आप 20% जो प्रॉब्लम बग्स हैं वो 80% ऑफ प्रॉब्लम्स के जिम्मेदार होते हैं। तो 80-20 की जगह 10-90 या जो भी कुछ डिफरेंट रेशियो हो सकता है, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि छोटे कारणों को ठीक करने से बड़े अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। यस। तो इसको हम स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं।
तो एक तो ये कि हमको बहुत वास्ट सिविल सर्विसेज में पढ़ना होता है, हम्म। तो हर चीज को परफेक्टली कंट्रोल करने की बजाय उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ढंग से पकड़ लें और फिर अगले सब्जेक्ट पे फिर पकड़ लें, तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आप ज़्यादा अच्छी एवरेज निकालेंगे। तो अगर 20% ऑफ द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट 80% आपका स्कोर कर रहा है, तो आप 90% एम करने के लिए उसको 50-60% पढ़ने की बजाय उसको 80% रखें और दूसरे सब्जेक्ट पे फिर 20 कर दें, फिर 20 कर दें, तो आपका एक ब्रॉडर एरिया सेट हो जाता है। उसके बाद एक्सेल करना तो कर लीजिए, टाइम बचता है तो। ओके, राइट। सर, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, हमने जनरली देखा है कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सक्सेसफुल लोगों में एक चीज़ या फिर उनका जो केमिकल लोचा है, सॉरी लोचा नहीं बोलेंगे इसको, कुछ अच्छा बोलेंगे। एक मिनट, दोबारा से करते हैं इसको। ओके सर, जो मोस्ट ऑफ सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, उन्होंने अपने बॉडी या फिर माइंड के केमिकल को, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से सेट किया होता है। और जैसा कि कहा जाता है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, अगर उनसे आप सब कुछ छीन लो तो वो दोबारा से चीज़ों को बिल्ड कर लेंगे विदाउट किसी स्ट्रेस। तो ये क्या ऐसा केमिकल माइंडसेट वो अपना सेट कर लेते हैं कि एक बार सब कुछ अगर उनसे छीन भी लो या फिर उनके पास कुछ ना बचे, दोबारा से वो बाउंस बैक कर लेते हैं? देखिए, वो लोग सीखना सीख जाते हैं। उनको मालूम है कि किसी भी सिचुएशन में जो एक बेतरतीब सी अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है, उसमें एक पैटर्न है। तो उनकी बॉडी माइंड का बैलेंस आ जाता है। उनको मालूम है बॉडी कितना ज़रूरी है, माइंड कितना ज़रूरी है, रिलैक्सेशन कितना ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी की प्राइमरी नीड्स वो समझ जाते हैं कि सिर्फ शरीर ही प्राइमरी नीड नहीं है, सिर्फ समाज ही प्राइमरी नीड नहीं है। इंटेलेक्चुअल नीड्स भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पिरिचुअल नीड्स भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो आप उनको जिस मर्जी सिचुएशन में डाल दीजिए, वो इस बैलेंस को पकड़ने का तरीका ढूंढ लेते हैं, राइट। और फिर वो सही बैलेंस में मेहनत करते हैं। जितना शरीर पे करना है उतना शरीर पे करते हैं, जितना रिश्तों पे करना है वो रिश्तों पे करते हैं, जितना इंटेलेक्चुअल परसूट्स पे करना है इंटेलेक्चुअल परसूट्स पे करते हैं, और फिर भी टाइम बच जाता है तो बहुत सारे स्पिरिचुअल परसूट्स पे भी। हाँ, या अभी स्पिरिचुअलिज्म को लेकर तो काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आ रही है थ्रू सोशल मीडिया। या तो जस्ट काइंड ऑफ सोशल मीडिया पे शोकेस करना है तो कर रहे हैं या फिर एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इस चीज़ का बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि स्ट्रेस में है तो वो थोड़ा स्पिरिचुअल साइड ज़्यादा जाते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा माइंड एक क्लियरिटी को देख पाए या समझ पाए। देखिए, यूटिलिटी के हिसाब से अगर स्पिरिचुअलिटी ले रहे हैं, हम्म। तो वो बहुत कोई सराहनीय काम नहीं है। ओके। क्योंकि आप प्रॉब्लम है उसको तो सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, आप हाँ। दवाइयाँ खा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप हेल्दी फूड खाइए ना, हम्म। आप एक्सरसाइज पूरी कीजिए, आप अपना रूटीन ठीक से रखिए, अपने रिश्ते ठीक से रखिए। स्पिरिचुअलिटी इंडिविजुअल परसूट है, ओके। इलाज नहीं है। वो एक अचीवमेंट है। ओके। जैसे अभी जो कुंभ मेला था सर, उसमें डिफरेंट डिफरेंट बाबा लोग आए निकल कर, और जो कि हमारे कह सकते हैं संस्कृति को या फिर सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू नॉलेज और डिवाइन जो भी है उन्होंने अचीव किया अपने प्रैक्टिसेस के थ्रू या फिर अपनी साधना के थ्रू। लेकिन सर, जैसे अभी काफ़ी पॉपुलर जो रहे हैं रिसेंट में, जैसे आईआईटी बाबा थे, वो एक अच्छे कैरियर उसमें थे उनका, जैसे बताया गया न्यूज़ चैनल मीडियाज़ के थ्रू हमें पता चला है, बट उन्होंने स्पिरिचुअल साइड को ज्वाइन कर लिया। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं सर? व्यक्तिगत चॉइस के अलावा मैं इसको कुछ नहीं कहता हूँ। ओके। एक और चीज़ सर, जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला था, जैसे काइंडनेस आपके अंदर हो सकती है, हार्ड वर्किंग हो सकता है, डिसिप्लिन हो सकता है। तो एक है लाइफ, अगर हमें बहुत अच्छी जीना स्टार्ट करना है कि हम अपने लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट करना चाहते हैं, ऑल दो 100% तो कोई अचीव नहीं कर पाता है, बट वी शुड ट्राई कि हाँ हम करें, बेटर कर सकें जितना। तो एक कोई सबसे पहला डिसीजन क्या होना चाहिए कि हमें हमें होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, फिर हार्ड वर्किंग? मतलब मैं एक वर्ड जानना अब चाहता हूँ बहुत आपका वर्ड। इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, हम्म। आपकी सिचुएशन के ऊपर है। और हमारा पहला धर्म है सर्वाइवल, हम्म। नेचर के हिसाब से। यस। तो हमको सबसे पहले अपना डिसिप्लिन के थ्रू सर्वाइवल अचीव करना है, बिना किसी को हार्म पहुंचाए अगर कर सकते हैं तो बहुत ही सराहनीय बात है। बगैर किसी को नाराज किए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर, क्योंकि जीवन चॉइसेस का गेम है, हम्म। तो अगर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, दोस्तों को नाराज करना अगर है, हम्म। तो उसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन में कन्वर्ट करें कि दोस्तों
तुम पार्टी करो, मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, लेट मी अचीव सक्सेस, फिर मैं तुमको रोज पार्टी थ्रो करूंगा। राइट, इंस्टेंट ना हाँ, तो बाद में हमको ये ग्रेटिफिकेशन चॉइसेस लाइक। हमको मेंटेन करनी है। तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में अगर हम चलते चले जाएंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया, रामू शामू जो सेठ जी है, रामू शामू की बात मानता चला जाएगा, तो बिजनेस ठप हो जाएगा। तो हमारा जो पहला चॉइस है वो सरवाइव करना, इंश्योर करना है और फिर ग्रो करना है। राइट। ओके, अभी एक सीरीज आई थी कल की, आई थिंक आपने अगर देखी हो, मैं काफ़ी सॉरी। पॉपुलर हुई थी। तो उसमें दिखाया था कि सर्वाइवल ही मेन गेम है, मतलब काइंड ऑफ कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था कि लास्ट में वो एक लोगों को कंटेनर में रख देता था, मुझे मतलब बंद करके। मैं बता रहा हूँ जस्ट। अच्छा। तो उसमें जैसे कोई स्पिरिचुअल लीडर होता था, और कोई धर्मगुरु जैसे हो गए, और कोई समाज सुधारक था, उसमें ऐसे करके उसने अच्छे अच्छे लोगों को रखा था। बट वो जब सर्वाइवल की बात आती है तो वो एक दूसरे को मार के खुद अपने आगे, मतलब कि हम बच जाएं लास्ट तक, क्योंकि उसमें एक ऐसा था कि इतने टाइम तक जो गैस है रहेगी, तो अब वो दो लोग ब्रीथ कर पाएंगे, लास्ट में फिर वो एक लोग ओके के लिए ओके बचेगी, तो वो चीज़। ओके ओके ओके। ओके। देखिए, नेचर ने हमको, हमारा पहला धर्म यही बनाया है। हाँ। इसी को डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बताया है, इसीलिए फिट होता है आदमी, सर्वाइव करना उसका पहला धर्म। हम्म। और सेकंड जो धर्म है, जो सिर्फ इंसानों को दिया है कुदरत ने, वो ग्रो करना है, हम्म, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, अच्छे से जीना है, आपके पोटेंशियल जो आपको दिया गया है उसको बेहतर इस्तेमाल पे लगाना है। ओके। जैसे हम बात कर ही रहे थे, सर्वाइवल की बात होती है, तो जब सर देखा जाता है कंपटीशन की भावना, तो एक होता है कि आप कोई कंपटीशन में हो तो एक लाइन बगल से खींच के बराबर से आगे बढ़ो, है ना, दोनों लोग सेम जगह से स्टार्ट करो एकदम। बट एक होता है कि उसको काट के आगे बढ़ जाओ, लाइक कि दो शॉप ओनर्स हैं, उसने एक ने खोल रखा है, दूसरा जाके उसी के बगल पे दुकान खोले, और देन वो दोनों आपस में ग्रो करना चाहें अपने थ्रू आउट दी अपने, कि वो किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, अपनी स्किल का यूज़ करके सेलिंग बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक है कि वो उस दुकान को खरीद ले और दोनों में अपना बड़ा स्टोर खोल ले, ये। देखिए, ये अगेन एक चॉइस है, हर कदम पे चॉइस है हमारी लाइफ में। हम्म। और इंसान अगर हम हैं और हमारा सर्वाइवल इंश्योर है, तो इफ वी कैन बी एनीथिंग, व्हाई नॉट बी काइंड। और उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी है। आप हो सकता है सिंगल दुकान से एथिकल बिजनेस करके चेन ऑफ स्टोर्स खोल सकते हैं, लेकिन अगर आपने वो लड़ाई चुन ली पड़ोसी के साथ, जो तो थ्रू पूरी आउट द जिंदगी, हाँ पूरी जिंदगी स्ट्रेस हो मिलेगा, सकता है सॉरी। उसमें। हाँ, बेसिकली यू आर द रिजल्ट ऑफ द फाइट्स दैट यू चूज। हम्म। तो आप अपने ऊपर काम करें, अपनी येलो जोन को ग्रीन जोन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, रेड जोन में घुसें या दूसरे की येलो जोन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। इसमें मैंने एक बहुत अच्छा चैप्टर लिखा है पैराडाइम शिफ्ट पे, उसमें 3 C's अवॉइड करने हैं हमारे को: कंपैरिजन, कंप्लेंट एंड क्रिटिसिज्म। क्रिटिस। ओके। नॉर्मली हम यही करते रहते हैं और वो हमारी इनएफिशिएंसी का बहुत बड़ा कारण होता है। हमारा दोस्त कोई सक्सेसफुल हो गया तो हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे, उसी की क्रिटिसाइज करते रहेंगे, उससे कंपेयर करते रहेंगे। ये घातक है हमारे लिए, क्योंकि हम अपना जो पोटेंशियल है उसको उसकी लाइट में अंडर वैल्यू कर रहे हैं। हम सेल्फ एस्टीम को डाउन कर रहे हैं अपनी, ओके। हम अपनी पोटेंशियल घटा रहे हैं, हम ठीक जगह काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे सिस्टम में वायरस घुस गया है। ओके। सो जो 3 C है, इसमें लास्ट में 4 C और ऐड करना चाहिए, यानी कि कंट्रोल इन तीनों C's को, है ना। ओके। कंट्रोल तो इन 3 C's का रिजल्ट आएगा। अगर आपने राइट। इनको कंट्रोल कर लिया तो आप सराउंडिंग्स को अच्छे से कंट्रोल कर यस सर। पाएंगे। ओके। जैसे सर हम किसी को जब लड़ाई करते हुए देखते हैं, तो विथ फैक्ट, डाटा, प्रूफ, और वो कहीं ना कहीं ईगो इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब हम लड़ाई कर लेते हैं फैक्ट डाटा के साथ, और वो लड़ाई बहुत आगे तक बढ़ जाती है, मैंने देखा है कि सडनली जब मेरे साथ किसी की पर्सनली थोड़ा बहुत भी ऊपर नीच हो जाती है, तो वो थ्रू आउट द डे वो माइंड को ना मूड ऑफ कर देती है। तो वो सारी चीज़ों को कैसे डील करना चाहिए कि ठीक है, किसी के साथ लेट्स सी कि मैं कार चलाते हुए जा रहा हूँ रास्ते में, और किसी को हल्का फुल्का छुप गया दूसरे कार वाले को, तो उसने कुछ बोल दिया, फिर मैंने उसको कुछ बोल दिया। अब वो अगर मेरे थ्रू नेगेटिव जाता है, तो मैं वो काइंड ऑफ ओवर स्ट्रेस करूँगा यार,
उसने क्या बोल दिया, अब मैं आज आ रहा हूँ इंटरव्यू लेने, लेकिन थ्रू आउट द माइंड में चीज़ें वो चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा जो मेन गोल था उस दिन का या फिर जो टाइम था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। देखिए देवेंद्र जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस बोला था, यू विल बिकम द फाइट्स दैट यू चूज। हम्म, अगर आप सड़क की फाइट्स चूज करना पिक करना शुरू कर देंगे तो आप वहीं पे रह जाएंगे। आपने इतना अच्छा प्रोग्रेस किया लाइफ में, तो आई एम वेरी श्योर कि आपने बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी फाइट्स ड्रॉप करके राइट सर। बड़ी फाइट पिकअप की है। यस। फाइट तो स्ट्रगल तो नेचर का रूल है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जिससे आप लड़ते हो आप वैसे ही हो जाते हो। यस डेफिनेटली। सो काइंड ऑफ सर का कहने का मतलब है कि हमें छोटी मोटी चीज़ों पे अपना लड़ाई करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो आपकी स्कीम ऑफ गोल्स, स्कीम हम्म। ऑफ थिंग्स में नहीं है, जो आपके गोल को हेल्प नहीं कर रही हैं, हम्म। उन लड़ाइयों का फायदा उठा वो आपको पीछे ले जाएंगी। राइट। और हमारा जो एकमात्र ग्रोथ का जो रूल है वो मोस्ट एफिशिएंट होना है। सर्वाइवल तो हम हजार तरीके से कर लेंगे, ग्रो लेकिन सिर्फ एफिशिएंट होकर करेंगे। यस। सर जैसे हम सक्सेस की बात कर रहे हैं बार बार, एट द एंड ऑफ द गोल जो है सभी का वो सक्सेस पाना है, लेकिन कहते हैं ना कि मोर सक्सेस कम्स विथ मोर स्ट्रेस। तो ये फिर क्या चीज़ हो गई है कि अगर जितनी ज़्यादा सक्सेस आएगी उतना ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, और अल्टीमेटली हमारे का हमारा गोल है या फिर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं कि स्ट्रेस को अपने लाइफ से आउट करना है। नहीं, हमारा ये कतई मतलब नहीं है। स्ट्रेस हमेशा रहेगा। ओके। स्ट्रेस को हमको फ्यूल की तरह यूज करना है। हाँ, तो आप तो इसके अलावा अगर हाँ, तो स्किल अपना डेवलप करना है। अगर हाँ। हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए और ज़्यादा स्ट्रेस आ गया, तो इसका मतलब होगा कि कुदरत हमको ज़्यादा फ्यूल दे रही है और ये कैपेबिलिटी हमारे अंदर है कि हम उसको हैंडल करके। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी का कभी कार्यशैली देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि कितना उन्होंने को कितना स्ट्रेस हो सकता है, पर वो कितनी एफिशिएंटली उसको एज फोर्स यूज करके और लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री छुट्टी नहीं लेते हैं कभी। होम मिनिस्टर साहब को आप देखेंगे तो कितने कितने फ्रंट एक साथ वो संभालते हैं, या किसी भी बड़े लीडर का, किसी भी वर्ल्ड लीडर का, या पास्ट हिस्टोरिकल उसका। तो स्ट्रेस इज ए फ्यूल टू देम। स्ट्रेस इज एक्चुअली ए फ्यूल गिवन बाय नेचर टू ऑल ऑफ अस। द ओनली स्किल दैट ग्रेट पीपल हैव इज टू यूज इट एफिशिएंटली। राइट, ग्रेट। सर आप सोशल मीडिया का मुझे लग रहा है थोड़ा कम यूज़ करते हैं, जैसे आपने बताया कि मूवीज़ वगैरह उतना आप नहीं देखना प्रेफर करते हैं। तो जनरली आजकल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और उसमें मैक्सिमम यूथ है वो कहीं ना कहीं अपना टाइम डिवोट करते हैं, ओके। जितना वो अपना गोल के लिए करते हैं उतना ही टाइम वो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया को देते हैं। और उसमें क्या चल रहा होता है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे लेट्स से कि आज मैंने एक स्टेटस देखा था, आई थिंक आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है। तो ये जो मैच है वो डिसाइड करेगा कि मेरी अब आगे की मेंटल जो हेल्थ है वो कैसे रहने वाली है। राइट सर। तो काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं कि यूथ किस लेवल की थिंकिंग रख रहा है कि वो मैच से ही उनकी मेंटल लेवल हेल्थ डिसाइड होगी कि अब उनका क्या मेंटल हेल्थ रहने वाला है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कई यूट्यूबर किसी और यूट्यूबर्स को गाली दे रहे हैं और उसने किसी को कुछ बोल दिया, तो वो क्या है, जो यूथ है वो काफ़ी इंटरेस्ट लेता है इन सब चीज़ों में। और लेट्स से कि अभी एक और कंट्रोवर्सी हुई थी जो कि अभी एक लेटेंट करके शो था सर, काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिसमें कि हमारे इंडिया के एक काफ़ी बड़े पॉडकास्टर हैं रणवीर अलाहाबादिया, वो काफ़ी बियर बाइसेप के नाम से काफ़ी पॉपुलर हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि डेफिनेटली गलत था, लेकिन अब उसके चलते उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो वो एक उनके साथ जो स्ट्रेस की सिचुएशन बनी हुई है, तो वो सब चीज़ें आप किस नज़रिए से देखते हैं, सोशल मीडिया जो क्रिएटर हैं और जो लोग हैं वो स्ट्रेस आउट ले रहे हैं इन सब चीज़ों का। बहुत ज़्यादा तो मैं इसको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट था हाँ। कि यूथ सोशल मीडिया को फॉलो ज़्यादा कर रहा है और साथ साथ उससे डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो अभी जो कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं, हमारे टाइम पे कंपैरिजन अपने रूममेट से होता था, क्लासमेट से होता था, मोहल्ले में पड़ोसी से होता था। कॉलेज स्कूल कोचिंग से होता था। वो उसको हम जानते थे, रियल पर्सन था, उसकी वीकनेस भी जानते थे, उसकी अच्छाइयाँ भी जानते थे, उसकी फैमिली को भी जानते थे, उसके प्रिविलेजेस भी जानते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया में हमारा कंपटीशन जो है एकदम से रॉकेट शूट करके फिल्म स्टार्स या बड़े क्रिकेटर्स या यूट्यूबर्स, बहुत सारी कैटेगरीज आ गई हैं, उनसे हो गया। उन लोगों को हम जानते नहीं हैं और उनका हम सिर्फ हैप्पी साइड, सक्सेसफुल साइड ही देखते हैं। उनके सबकी लाइफ में डाउन साइड्स भी होते हैं, वो हम देखते ही नहीं। तो उस कंपैरिजन ने हमको और छोटा और गौना महसूस कराना शुरू कर दिया है। तो राइट। हमारे कॉन्फिडेंस पे अटैक आता है, हमारी सेल्फ एस्टीम पे अटैक आता है।
और हम उस लूप में और घुसते चले जाते हैं। फिर हम उनका एग्जाम्पल दे के अपने दोस्त को भी साथ में पीयर ग्रुप प्रेशर देते हैं। फिर धीरे धीरे पूरा एक कल्चर डेवलप हो जाता है। फिर जो उनको नहीं देखता है उसको ऐसे समझते हैं कि इसको तो कुछ पता ही नहीं दुनियादारी के बारे में। अरे दुनियादारी में यूट्यूब के अलावा सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, कल्चरल फेस्टिवल्स हो रहे हैं, किताबें हैं, ये सारी फैमिली चीज़ें है। कहीं ना कहीं अब वो कह सकते हैं ना, गुम सी होती जा रही हैं। एक एक्साइटमेंट नहीं रहता, कोई फेस्टिवल आने वाला है, लेट्स से कि मुझे ही अभी पता नहीं कि एग्जैक्टली होली किस डेट को है। हम्म। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। जबकि जब हम स्कूल टाइम में थे, जब मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता था कि दिवाली आने वाली है, होली आने वाली है, न्यू ईयर आने वाला है, और उसको लेकर एक अलग एक्साइटमेंट रहता था और तैयारियां भी करते थे हम लोग तो, जो अपने लेवल पे चीज़ें होती थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं सर। आजकल कूलनेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, मतलब कि अपने को कूल बनाने के लिए लोग सिगरेट पीते हैं या फिर अल्कोहल ड्रिंक लेना, कि भाई हमें पार्टी में जाना है तो वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, लोग भी कर रहे होंगे। और आपको क्या लगता, आजकल जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं सर इसके। अल्कोहल इस कह सकते हैं, सिगरेट वगैरह के अलावा भी वो ड्रग्स भी ले रहे हैं, जो कि डेफिनेटली उनके बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल भी होगा। और एक और चीज़ सर, कि ये जो चीज़ें वो कंज्यूम कर रहे हैं, एग्जैक्टली रीज़न क्या है? कई लोग इसको स्ट्रेस या किसी के साथ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई है उसके वजह से कंज्यूम करने लग रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर वो इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं और उनको स्ट्रेस या फिर और उस सब में धकेल रहा है कि जा, और तू स्ट्रेस में हो जा, एंजाइटी में हो जा, डिप्रेशन में हो जा। लेकिन लोग सोचते हैं कि इनसे हमें बाहर निकल जाएंगे अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, एडिक्शन का एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है हम्म। कि जो आपका सोर्स ऑफ प्लेजर है वो नैरो हो गया है। वो आप एक ही सोर्स से सारा प्लेजर ड्रॉ करना चाहते हैं, हम्म। जिसको आप डोपामिन सेंट्रिक बोलते हैं। यस। आप सिगरेट से, शराब से या बाकी नशों से वहीं से सारा ज़िंदगी निचोड़ना चाहते हैं, उसी में आप एस्केप करना चाहते हैं। वही आपको नंबनेस का इफ़ेक्ट देता है। वही आपको लगता है कि जो क्वेश्चन है, बेसिक सवाल हैं ज़िंदगी के, वो सब उसके सामने धूमिल हो जाते हैं, नशे में गायब हो जाते हैं। कोई आपसे सवाल नहीं पूछता है, आप अपने आप से सवाल नहीं पूछते हैं। तो जो ज़िंदगी के बाकी बैलेंस के मज़े हैं, फैमिली का मज़ा है, सोर्स ऑफ प्लेजर बहुत हो सकते हैं ना। यस। रिलेशनशिप है, दोस्ती है, पढ़ाई है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, फिजिकल रनिंग है। हम्म। तो आपने नैरो डाउन कर लिया एक अल्कोहल पे या ड्रग्स पे, तो आपको लगता है कि ज़िंदगी ने सवाल पूछने आपसे बंद कर दिए। यस, राइट। लेकिन वो जैसे ही फिर आपको वापस आते हैं ज़िंदगी में, सवाल तो वहीं के वहीं हैं। यस। वो तो आपने डील नहीं किए। तो फिर आप उस स्पाइरल में फंसते 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 और अपनी सिचुएशन ऐसी खराब कर लेते हैं दैट यू एंड अप इन हॉस्पिटल और इन सम अदर रिफॉर्म हाउस। राइट। तो मेरे हिसाब से आपको ज़िंदगी को एक बैलेंस तरीके से जीना चाहिए। और किसी भी आपकी ज़िंदगी में जो भी दुखद घटना हुई है या जो भी आपको लगता है कि वो दुखद घटना है, प्रिय घटना है, उसका सामना करना चाहिए और उससे लेसन लेना चाहिए कि ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो, राइट। बजाय इसके कि अपने आप को शराब या किसी और एडिक्शन में डुबो देंगे। या ओके। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहा है। आपने काफ़ी इंसाइट दिए हैं स्ट्रेस से रिलेटेड और कैसे उनको डील कर सकते हैं। साथ ही स्ट्रेस एग्जैक्टली है क्या और कैसे फीलिंग्स होते हैं, नॉर्मली हमने अलग अलग एंगल्स को टच किया है, जो कि आई थिंक जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखा है तो वो समझ पाए होंगे कि हाँ, ये चीज़ें शायद उनकी लाइफ में इस तरीके से आई थी या फिर आ सकती हैं, तो कैसे डील करना चाहिए। सो अगेन थैंक यू सो मच सर। ओके, लास्ट में सर, आप जो यूथ्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें, या फिर आपका जो भी मैसेज है, हमने स्ट्रेस पे बात करी है आप उनको किस तरीके से फाइनली बताना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू किस तरीके से करें। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और मैं आपका फिर से धन्यवाद देता हूँ कि जी आप कम वेलकम। से कम जो मैं कहना चाहता हूँ, जो जिस थीम पे मैंने किताब ही लिखी है कि वर्ड्स मेरे जो मैक्सिमम पहुँच जाएं, उसमें आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। जी वेलकम। तो आपके माध्यम से मैं हर यूथ की, आपने बात की, हर युवा साथी से ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत ही कीमती चीज़ है। इसके एल्गोरिदम को समझिए और खूब ग्रो कीजिए और खूब एंजॉय कीजिए। और जहाँ भी
अटकें, जो भी समस्या हो, उसमें आज के दिन इंफॉर्मेशन की एज है। जो भी आपको सॉल्यूशन ढूंढना हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके सॉल्व करके, और उस पे स्टक मत कीजिए। किसी भी प्रॉब्लम में फंस के नशे, किसी और एडिक्शन में घुसने की बजाय उसको फेस कीजिए, उस पे मेहनत कीजिए, अपनी लाइफ को बनाइए और अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कीजिए, और ह्यूमैनिटी, ह्यूमर और ह्यूमिलिटी के साथ आप एक अच्छी लाइफ लीड कीजिए। राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। एंड डेफिनेटली सर के जो डिस्कशन रहा है हमारे लिए काफ़ी, कह सकते हैं, काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स हैं, जो कि सर ने अपने ओवर द ईयर जो एक्सपीरियंस गेन किया है वो इस बुक में कहीं ना कहीं दिया हुआ है, और साथ ही इस वीडियो में भी डिस्कस किया है, जो कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा और आपको अपने गोल के टुवर्ड्स, कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने में या फिर सचेत रहने में हेल्प करेगा। सो आई आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।